नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 14 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक्सप्लेन पेज, इकोनॉमी पेज और जो बचे हुए जितने भी पेजेस हैं छोड़ के एडिटोरियल और आइडिया पेज को। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहले उनको हाईलाइट करते हैं। पहली बात तो ये कि चौथी बार 2 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉलेजियम के द्वारा जो नेम रिकमेंड किया गया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट करने के लिए, उस नेम को रिजेक्ट किया है। जानेंगे क्या प्रोसीजर होता है और क्यों रिजेक्ट किया है, क्या वजह है। ओके, दूसरा इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी स्क्रैप पॉलिसी है वो लॉन्च की है अनफिट व्हीकल्स के लिए। तो इससे संबंधित एक आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पे भी है। दोनों चीज़ों को, ये रिपोर्ट और एक्सप्लेन पेज पे वो आर्टिकल है, दोनों को इंटीग्रेट करके हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट कि इंडिया में पहली बार 15 लाख टन जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील, उसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है। तो जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता पड़ेगी। फिर इसके आगे राजस्थान की न्यूज़ है। राजस्थान में से हम 2 न्यूज़ देखने वाले हैं। एक तो $100 करोड़ रुपए का अभी अप्रूवल दिया गया है भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। ये राजस्थान वाला सेगमेंट हम सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो आप टेंशन ना लें अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। दूसरा कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से मदरसा बोर्ड एक्ट को खत्म करने को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया है। जानेंगे इसको, ये सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सिग्नल दे दिया है कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई 2022 से बैन कर देंगे। पूरा आर्टिकल जानेंगे यहां से, ठीक है। दूसरा यहीं पर हम देखेंगे कि राहुल गांधी का जो अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और उसके बाद में अब इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या मुद्दा है, क्यों राहुल गांधी का अकाउंट बंद कर दिया गया। वैसे तो राहुल गांधी ने ये बोला कि ये डेमोक्रेसी पे अटैक है, पर इसके पीछे वजह क्या है, वो वजह है जानेंगे हम यहाँ पे। ओके, इसके आगे देखते हैं। एक्सप्लेन्ड पेज पे 4 आर्टिकल्स हैं, चारों में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। एक तो ऊपर वाला देखो, अफगानिस्तान में कैसे तालिबान अपना मार्च लगातार बढ़ाए चला जा रहा है, कैसे अपनी प्रोग्रेस कर रहा है। ये देखो हमारे लिए इतना काम का नहीं है क्योंकि डेट वाइज टाइमलाइन दी हुई है। इसको आप खुद से देख लेना, देखना चाहो तो, हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक तो ये स्क्रैप पॉलिसी वाली बात, वही जो फ्रंट पेज वाली है, उसी के साथ इंटीग्रेट करके देख लेंगे। दूसरा हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर, उनके नेम्स को अभी चेंज किया गया है ना, तो उसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो जानेंगे। और एक इधर ये है कि स्टेडियम के खाली होने के चलते फुटबॉल मैचेस में कैसे परफॉर्मेंस के ऊपर असर देखने को मिला, बताऊंगा यहाँ पर, जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पर एक बार समरी नज़र डाल लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। और इकोनॉमी पेज पर भी आज तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आया नहीं है, बस 1-2 न्यूज़ है। जैसे एक तो आरबीआई ने अभी ये करनाला नगरी सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। वजह क्या है वो देखेंगे। एक कल हमने देखे थे ना, 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात की थी चाइना के, एक तो शंघाई, एक निग्बो। और तो ये निग्बो पोर्ट के ऊपर जो अभी काम रुक गया ना, इसके चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है, ये बताया हुआ है। एक यहाँ पर मारुति सुजुकी इंडिया के, आप देखो यहाँ पर जो चेयरमैन है, राइट, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि कैफ़े को हम इम्प्लीमेंट अभी एडवांस स्टेज पे नहीं कर पाएंगे। तो कैफ़े क्या है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ है स्पोर्ट्स पेज पे, जहाँ पर हमारे जो जूनियर आर्चर्स हैं, मतलब जो तीरंदाज हैं, अंडर 18 और अंडर 21 में परफॉर्म करने वाले, वो अभी देखो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्कोप ये है कि 10 मेडल्स तो इंडिया को डेफिनेटली मिलेंगे, अब चाहे वो गोल्ड हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे सिल्वर हो, ठीक है। तो वो कौन कौन से आर्चर्स हैं, उनके नाम देखना हमारे लिए ज़रूरी है, वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में सभी न्यूज़ को। फर्स्ट न्यूज़ है कि चौथी बार 2 सालों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन नामों को रिजेक्ट कर दिया गया जिन नामों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंड किया गया। किसके लिए उन नामों को इसलिए रिकमेंड किया कि उनका अपॉइंटमेंट जजेस के तौर पे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में किया जा सके। तो एक इंडिविजुअल है, उनका नाम है, देखो वो एडवोकेट है, एडवोकेट मोक्षा खजूरिया काजमी, ठीक है। इनको जज के तौर पे अपॉइंट करवाने के लिए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इनका नाम रिकमेंड किया, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके नाम को कोई अभी हामी नहीं कही है, मना कर दिया है। और ये चौथी बार हो रहा है जब इनका नाम रिकमेंड किया जा रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे रही है, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारे इश्यूज हैं, वो इश्यूज देखते हैं। सबसे पहले तो देखो इनका नाम रिकमेंड हुआ था जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई हुआ करते थे। फिर उसके बाद में
और उस टाइम पे दो नाम रेकमेंड किए गए थे, एक तो रजनीश ओसवाल का और एक ये खजूरिया काजमी का। पर रजनीश ओसवाल को तो अप्रूवल मिल गया था और ये क्या नाम है इसका, खजूरिया काजमी, इनका नाम रिजेक्ट कर दिया गया। देखो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा हुआ है। जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स लॉ चल रहा था ना 2016 में, गवर्नर का रूल चल रहा था। देखो हमारे जैसे नॉर्मल प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता ना जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की सिचुएशन ये थी कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल के नाम पर वहां पर गवर्नर रूल रखता था, क्योंकि वहां पर क्या था, जम्मू कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां के अलग सिस्टम हुआ करते थे। तो गवर्नर रूल के टाइम पे ये एडवोकेट जनरल की तरह काम कर चुकी थी। इसके अलावा जब बीजेपी और पीडीपी की कोalition सरकार बनती है 2016 के बाद से, उसमें भी ये एडवोकेट जनरल की तरह काम करती है जम्मू कश्मीर के लिए। तो ऐसे में अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वो कुछ ऐसी है कि जो रूलिंग पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके खिलाफ में एक अलग वेव बनी हुई है। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अब वहां पर अप्रूवल नहीं दे रही है। तो देखो प्रोसीजर क्या होता है वो देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है एक हाईकोर्ट के अंदर जज का, अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, कि कैसे एक प्रोसेस होता है वो अगर देखें तो जिस भी जज को आप अपॉइंट कराना चाहते हो तो उसके लिए क्या होगा, जो हाई कोर्ट है ना, जैसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अपने साथ में जो 4 कलीग्स हैं सीनियर मोस्ट, ऐसे में क्या हो गया, उस हाई कोर्ट का कोलेजियम वो एक कॉपी तैयार करेगा जजेस के नाम की, और वो कॉपी के जो नाम है वो नाम जो है कॉपीज में वो गवर्नर को भेज दिए जाएंगे। अब गवर्नर जो है वो अपनी तरफ से उस प्रपोजल के ऊपर ध्यान रखेगा। अब गवर्नर को कौन एड एंड एडवाइस करता है आपको पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिचुएशन यहां पे एक तो क्लियर होगी कि गवर्नर का अप्रूवल लेना होता है, और वो ही सेम लिस्ट जिसमें वो नाम लिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट विद द कंसल्टेशन ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट, वो लिस्ट आप दूसरी तरफ आप किसको भेजोगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास में, जिसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास में भी वो नाम जाएगा, और एक तीसरी कॉपी उन्हीं नामों की जाएगी किसके पास में, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ऐसे में 3 जगहों पर नाम भेजे जाएंगे जो भी आप अपॉइंटमेंट कराना चाहते हो हाई कोर्ट में। यहां तक क्लियर है। फिर आता है मटेरियल कलेक्शन का काम। देखो सबसे पहली चीज तो गवर्नर की रिकमेंडेशन लेना जरूरी है कि हाँ जी इन नामों के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। जैसे मान लो कि कोई भी चीज ऐसी हो उन जजेस के नाम से संबंधित, मतलब उन इंडिविजुअल्स के नाम से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो कि उनका पास्ट अच्छा नहीं था, रिकॉर्ड उनका ठीक नहीं है, तो ऐसे में गवर्नर उनके नाम और इंटेलिजेंस संबंधित रिपोर्ट्स कलेक्ट करेंगे, और वो रिपोर्ट जो है वो फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास में जाती है। अब इसके साथ साथ में आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो भी अपनी तरफ से फाइनल रिकमेंडेशन तैयार करता है। तो ओवरऑल काम क्या हो गया कि हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो नाम भेजेगा गवर्नर के पास में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास में, और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास में। अब गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट के और लॉ मिनिस्ट्री उसके साथ में, उनके साथ में कंसल्टेशन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कंसल्टेशन के लिए क्या करता है, उस हाई कोर्ट के कॉलेजियम के नाम जो आए हैं उनमें से अपने हिसाब से नाम फाइनल आउट करके और भेज दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहां पर प्रेसिडेंट काम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें वो लीड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट के पास में वो नाम पहुंच जाएंगे, नाम फिर बाद में अप्रूव किए जाएंगे कि रिजेक्ट किए जाएंगे, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो ऐसे में हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, उस पर्टिकुलर स्टेट का, जिस हाई कोर्ट की हम बात करें उस स्टेट के गवर्नर, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, इन तीनों का अप्रूवल होना जरूरी होता है। और उसके बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उन नामों के ऊपर कंसिडरेशन रखती है, अपना दिमाग लगाती है कि हाँ जी किसको आगे बढ़ाना है किसको नहीं। अब मान लो कॉलेजियम ने जो नाम रिकमेंड किए हैं उन नामों को एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिए, पर अगर उन्हीं नामों को रीट्रेट कर दिया जाता है ना, उन्हीं नामों को अगर रीट्रेट कर दिया गया कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उनको फिर बाद में बाइंडिंग हो जाती है गवर्नमेंट के ऊपर कि अब उन नामों को अप्रूवल दिया जाए। तो ऐसे में देखो जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, 17, ठीक है, जिसमें 13 परमानेंट जजेस हैं और 4 एडिशनल जजेस का प्रोविजन है। और करंट स्ट्रेंथ कितनी चल रही है, 11। तो वैकेंसी कितनी है वहां पर, 6 की। तो ये चीज है यहां पर। अब आप ये सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर ये जो हम खजूरिया काजमी का नाम ले रहे हैं तो इनका 4 बार नाम रिकमेंड हो गया है, तो ये बाउंडेशन क्यों नहीं हो पा रही है। तो उसमें कुछ और कोई ना कोई लूप वहां पे अटका हुआ होगा, इसकी वजह से अभी भी बाउंडिंग, या फिर एक तो क्या हो जाता है देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नाम चला गया। अब आप देखना
एक तो होता है सस्पेंशन, एक होता है रिजेक्शन, दोनों में बहुत डिफरेंस है। नाम पहुंच गया खजूरिया काजमी का, एक बार पहुंचा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी फाइल को ना तो रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया, बस एक तरफ रख दिया ठंडे बस्ते में। दूसरी बार नाम गया, दोबारा से कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे में क्या हो गया, सस्पेंशन कर दिया कि हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और एक तरफ आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके नाम को ही रिजेक्ट कर दे, बोले ये नाम काम का नहीं है भाई, और दोबारा से फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उसी नाम को रिकमेंड कर दे, तो फिर वो बाइंडिंग हो जाएगा। पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सस्पेंड कर रही है, होल्ड पे रख रही है, ना तो हाँ कह रही है ना कर रही है। इसलिए 4 बार रिकमेंडेशन देने के बावजूद भी अप्रूवल नहीं दे रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर नहीं बन रहा। ठीक है, तो यह है पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, देखो स्क्रैप पॉलिसी से संबंधित है, व्हीकल्स को स्क्रैप करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट में मेन फायदा रहेगा ऑनर्स को भी, जो व्हीकल के ऑनर हैं, और इकोनॉमी को भी इसका फायदा होगा। ये विन विन पॉलिसी बताई गई है। इसमें क्या है मेन फोकस, कि पुराने व्हीकल्स को तो स्क्रैप कर दें और नए व्हीकल से उनको रिप्लेस कर दें, जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, ग्रीन इकोनॉमी पे बेस्ड हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो। इससे क्या होगा, कार्बन फुटप्रिंट जो पोल्यूशन है वो भी कम हो पाएगा। और इंडिया एक ऑटो स्क्रैपिंग हब के तौर पे इमर्ज होकर के वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। देखो इसमें होगा क्या, जो पुराने व्हीकल्स हैं, जैसे मान लो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, अगर वो 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनके लिए स्क्रैपिंग का प्रोविज़न है। और दूसरा, जो अगर प्राइवेट व्हीकल्स है, जैसे आपकी कार हो कुछ भी, वो अगर 20 साल से ज़्यादा पुरानी है तो उसको स्क्रैप करने के लिए अप्रूवल दे दिया जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें आप पेट्रोल से ऑपरेट कर रहे हो, डीजल से ऑपरेट कर रहे हो, वो मैटर नहीं करेगा। एक तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा स्क्रैप होने से पहले ये भी चेक किया जाएगा कि फिटनेस टेस्ट होगा, एक ऑटो फिटनेस टेस्ट होगा। फिटनेस टेस्ट के अंदर ये देखा जाएगा कि वो व्हीकल अभी कंटिन्यू करने लायक है कि नहीं। जैसे अगर 15 साल कॉमर्शियल व्हीकल को हो चुके हैं तो उसके बाद में उसका फिटनेस टेस्ट होगा, और अगर फिटनेस टेस्ट को अगर वो 15 साल के बाद में भी पास कर लेता है तो वो कॉमर्शियल व्हीकल कंटिन्यू कर सकता है अपनी फंक्शनिंग को, ऑनर उसको कंटिन्यू कर सकता है अपने साथ में। पर रजिस्ट्रेशन की जो फी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, 8 से 20 गुना तक। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि स्क्रैप करना एक ऑप्शन अच्छा बन गया। दूसरा, अगर कोई भी पुराने व्हीकल को ऑनर ले जा करके स्क्रैप करवा लेता है तो उसके फायदे बहुत हो जाएंगे। जैसे कि मान लो रोड पे जो टैक्स लगते हैं, रोड टैक्सेस डाउन कर दिए जाएंगे। साथ में अगर कोई नया व्हीकल लिया जा रहा है तो उसके रजिस्ट्रेशन फी में छूट मिल जाएगी। तो ये थोड़े से ऐसे तरीके बनाए जा रहे हैं जिससे कि लोग अपने पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करवा ले। इससे फायदा क्या होगा, देखो नितिन गडकरी जी ने मार्च में अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि बोले इंडियन रोड्स पे लगभग 10 से 12 ऐसे, मतलब जितने भी ओल्ड व्हीकल्स हैं ना, उनका अगर पोल्यूशन क्रिएट, मतलब जो पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम है उसको बढ़ावा देने का रेशो अगर देखो ना, तो नए व्हीकल्स के कंपैरिजन में 10 से 12% ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं पुराने व्हीकल्स। तो ऐसे में इनका स्क्रैप होना ज़रूरी है। नई टेक्नोलॉजी आएगी तो एक ऑनर को भी मेंटेनेंस में, रिपेयर कराने में इनमें माथापच्ची नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये है इनके प्रोविज़न। आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। गुजरात के भावनगर और अलंग, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पर ऑलरेडी जो शिप्स हैं उनकी स्क्रैपिंग की जाती है, और लगभग 1300 से ज़्यादा शिप्स वहां पर ऑलरेडी स्क्रैप हो चुके हैं और लगातार वो हो रहा है। तो बोले इंडिया को हम इसी तरीके से व्हीकल्स की स्क्रैपिंग के लिए भी अट्रैक्शन का पॉइंट बना सकते हैं। अभी जो ये स्टेटमेंट जो चल रहा है ना, वो ये जो बातचीत हुई है वो अभी गुजरात के अंदर एक इन्वेस्टमेंट समिट थी, उसको एड्रेस करते हुए बोला गया था। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि कल से ही ये चीज़ इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी। इसको इंप्लीमेंट होने में अभी 2 से 3 साल और लगेंगे। पर अभी से बातचीत इसलिए की जा रही है कि एक तो क्या होगा कि फिटनेस टेस्ट के लिए आपको कुछ ना कुछ गैराजेज या फिटनेस टेस्ट सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट तो टारगेट करके चल रही है कि 734 के लगभग जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कम से कम एक फिटनेस टेस्ट सेंटर खोला जाए। इससे क्या हो कि कोई भी ऑनर अपनी गाड़ी का या अपने व्हीकल का अगर फिटनेस टेस्ट कराना चाहे तो उसको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, और फिटनेस टेस्ट में अगर वो फेल हो जाते हैं व्हीकल तो उनको स्क्रैप कर दिया जाए, और अगर पास हो जाते हैं तो उसमें ये देखा जाए कि भाई अब रजिस्ट्रेशन फी कितनी है। इससे क्या होगा कि ऑनर के ऊपर देखो कैरेट एंड स्टिक वाला प्रोविजन हो गया। कैरेट का मतलब तो हो गया कि ऑनर अगर राजी राजी अपने पुराने व्हीकल को स्क्रैप कराता है तो उसको नए व्हीकल लेने में बहुत फायदे होने वाले हैं।
ठीक है। और स्टिक का ये हो जाएगा कि पुराने व्हीकल की फिटनेस टेस्ट कराने के बाद में आप सक्सेसफुल हो जाते हो, उसके बावजूद अगर पुराने व्हीकल को आप कंटिन्यू कराना चाहते हो तो वहां पर रजिस्ट्रेशन फीस आपको 8 से 20 गुना ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये हो गया स्टिक, तो ये प्रेशर बनाने का काम भी हो जाएगा। ये एक एग्जांपल देखो सर्कुलर इकोनॉमी का है। सर्कुलर इकोनॉमी है ना, वो काम करती है रीयूज या फिर आप रिसाइकिल या रिफर्बिशमेंट या रीमेंटेन, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करती है। कहने का मतलब कि आप दोबारा से या फिर कहते हो कि नया नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किए बिना जो ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो चुके हैं उन्हीं को रिसाइकिल कर लो, रीयूज कर लो, इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो इससे क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट फुटप्रिंट जो है वो भी कम होगा, लॉसेस भी कम होंगे। ठीक है, तो ये चीज यहां पे बार बार बताई जा रही है। बार बार यहां पे आप देख सकते हो कि जो आप जितने भी मानो व्हीकल्स यूज हो रहे हैं ना, उन व्हीकल्स को अगर हम स्क्रैप करके दोबारा से यूज करते हैं ना, तो उनमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं वो फिर से हम गेन कर सकते हैं, जो कि बहुत रेयर मटेरियल है। ठीक है, इंडिया में बहुत कम मिलता है। तो ऐसे में वो एक क्या कहते हैं कि नए व्हीकल्स के प्रोडक्शन में भी हमें हेल्प मिलेगी, और इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री है ना, उसके लिए ये बूस्ट का काम करेगी। ठीक है, इसको आप देखो, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, ये गुजरात में ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, और लगभग 60 से 65 स्टील री रोलिंग मिल्स भी ऑलरेडी काम कर रही हैं भावनगर गुजरात में। तो ये चीज़ें ऑल ओवर इंडिया अगर एक्सपेंड कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। साथ में इसी स्क्रैप स्टील कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन अभी रखा गया है दिमाग में। इससे क्या होगा, एक तो एनर्जी रिकवरी की जा पाएगी। अभी क्या है, जितने भी व्हीकल्स तैयार हो गए वो अगर घर पे पड़े भी रहते हैं, उनको कोई अगर यूज़ भी नहीं करता है या फिर पुराने व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, तो एनर्जी एफिशिएंसी बहुत कम आती है। तो उन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। स्क्रैपिंग पॉलिसी का और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि मान लो कोई ऑनर अपने पुराने व्हीकल को ले जाकर के स्क्रैप करवा देता है, मतलब उसके टुकड़े करवाने के लिए रेडी है कि हाँ जी ओल्ड व्हीकल है, खत्म कर दो इसको, तो उस ऑनर को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब वो सर्टिफिकेट है ना ट्रांसफरेबल होगा, कि मान लो वो ऑनर खुद उस सर्टिफिकेट का यूज करना चाहे तो खुद कर लो, या फिर दूसरे किसी और को बेचना चाहे तो बेच भी सकता है। ये भी प्रोविजन यहां पे दिया जाएगा। इसके अलावा जो रोड टैक्सेस हैं इनमें रिलीफ मिलेगी, और साथ में पुराने व्हीकल को रिपेयर, मेंटेन और फ्यूल की एफिशिएंसी को इंप्रूव कराने के लिए जो माथापच्ची करनी पड़ती है, बोलो वो टेंशन खत्म हो जाएगी, और रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं बोलो वो भी कम हो पाएंगे। इसके अलावा लगभग हमारे इंडिया की अगर बात करें तो 450 से 500 व्हीकल फिटनेस सेंटर्स, मतलब गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो हैं विजय रूपानी, वो बोल रहे हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि गुजरात के अंदर इतने हो जाएंगे। पर ऐसे में टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, वो 750 के लगभग फिटनेस टेस्ट सेंटर क्रिएट करना चाह रही है, जिससे क्या हो जाए कि ऑल ओवर इंडिया ये फैसिलिटी अवेल हो, तो जो भी ऑनर्स अपने पुराने व्हीकल को डिस्कार्ड करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। पॉल्यूशन वाला मुद्दा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो मोटी मोटी जो चीजें थी वो हमने यहां पर देख ली। अब सीधा हम चलते हैं एक्सप्लेन पेज पे, वहां पर कुछ और 1-2 पॉइंट मिले तो वो और देख लेते हैं। वाई स्क्रैप ओल्ड कार्स एंड हाउ, कैसे होगा और क्यों करें। ठीक है, देखो ये जो पॉलिसी लॉन्च हुई है ना, इसका नाम देख लो, आप लिख लो इसको, वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बोला जा रहा है इसको। ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप देख सकते हो गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बता दिए मैंने आपको। फिटनेस टेस्ट के लिए जो एज है वो फिक्स कर दी है कि कॉमर्शियल व्हीकल अगर 15 साल से पुराना है तो उसका फिटनेस टेस्ट होगा, और पर्सनल व्हीकल अगर 20 साल से पुराना है तो उसका फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है, साथ में सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब मैंने बताया आपको कि जहां पर आप रीयूज, शेयरिंग, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट, रीमैन्युफैक्चर और रिसाइकिल वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हो। इससे क्या हो जाता है कि आप न्यू नेचुरल रिसोर्सेज के यूज को मिनिमाइज कर देते हो, वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज कर देते हो, पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर देते हो, और कार्बन एमिशन को मिनिमाइज कर देते हो। ये सर्कुलर इकोनॉमी की डेफिनेशन हमने यहां से देख ली। साथ में लगभग अगर इस पॉलिसी पे काम करती है सरकार तो इंडिया में 10,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और 35,000 के लगभग नई जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके लिए स्किल एम्पावरमेंट हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है, स्किल देने की ज़रूरत है हमारे यूथ्स को। तो ऐसे में एक ये फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ओल्डर व्हीकल का ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लगभग आप देखो कि इंडिया में 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स है ना, वो 20 साल पुराने हैं। 34 लाख ऐसे हैं जो 15 साल पुराने हैं। तो ये चीज़ें, ये डेटा आप देख सकते हो। ये ऊपर वाली एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि 20 साल से भी पुराने कितने लाइट व्हीकल्स ऑलरेडी चल रहे हैं इंडियन रोड्स पे। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा,
देखो अभी तो ये हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं, अप्रैल 2023 से इसको इंप्लीमेंट करने का स्कोप जहां तक दिख रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल फिटनेस सेंटर्स है उनकी भी कमी है, नंबर्स में भी कमी है, और साथ में जो टेस्टिंग किट्स की रिक्वायरमेंट है, इकोसिस्टम भी तो तैयार करना पड़ता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ता है, उसमें अभी टाइम लगेगा। और ये तो हो जाएगा देखो कॉमर्शियल व्हीकल के लिए अप्रैल 2023 तक तो, और फिर हम प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें तो जून 2024 तक प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी ये प्रोविजन काम करना शुरू कर देगा। स्क्रैप क्यों करे एक ऑनर, उसके लिए मैं बता चुका हूं, उसके बेनिफिट मिल जाएंगे उसको। फिर उसके बाद में ग्लोबल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्क्रैपिंग के हिसाब से देखो यूरोप और यूएसए में तो बहुत बड़ा काम ऑलरेडी होता है, तो क्यों ना हम इस इंडिया के अंदर भी इस प्रोविजन के ऊपर काम करें। इसका बेनिफिट देखो ऑनर को भी हो रहा है और इंडस्ट्री को भी होगा और इंडियन इकोनॉमी को भी हो जाएगा। फिर बाद में आते पर्सनल व्हीकल पासेस, अगर फिटनेस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो क्या होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं कि मान लो ओल्ड व्हीकल है, फिटनेस टेस्ट करा लिया, फिटनेस टेस्ट में फिट आ गया व्हीकल, तो आप उसको कंटिन्यू भी करोगे ना, तो रजिस्ट्रेशन आपका 20 साल बाद में जब दोबारा कराओगे तो उसमें आपको 8 से 20 गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। तो वो क्या होगा, फिर एक तरीके से डिस्करेजमेंट हुआ कि नहीं, भाई पुराना व्हीकल स्क्रैप ही करो, छोड़ो, नहीं है हमारे पास में इतने पैसे। फिर बात आ जाती है कि फिटनेस सेंटर्स आप कहां पर कैसे खोलोगे, तो इसके लिए देखो अभी तक मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से केवल एक प्लान तैयार किया है, एक पॉलिसी डिक्लेयर की है, उसको इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। लगभग 718 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक फिटनेस सेंटर खोला जाए तब जाकर ये काम होगा, ठीक है। इसके लिए एक फिटनेस सेंटर के लिए 17 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो अभी फिलहाल तो देखो 26 मॉडल्स के ऊपर काम किया जाएगा, फिर आगे टाइम बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता, राइट। तो ये था स्क्रैप पॉलिसी से संबंधित आर्टिकल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि पहली बार इंडिया में 15 लाख टन इंपोर्ट किया जाएगा जीएम सोया मील। देखो सोयाबीन जो होता है ना, सोयाबीन, ठीक है, उसका अगर आप मिलिंग कर देते हो, उसमें से तेल अगर निकाल लेते हो तो पीछे सॉलिड मटेरियल बच जाता है ना, उसी को सोया मील बोलते हैं। इसका यूज देखो फिशरी में या फिर जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनमें यूज किया जाता है। अब इंपोर्ट करने की नौबत क्यों आ रही है वो आप देखो, और वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड। देखो पहली चीज तो ये कि हम केवल कॉटन है ऐसी एक क्रॉप जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर्म में इंपोर्ट करते हैं, बाकी इसके अलावा एक भी ऐसी कोई कमोडिटी नहीं है, एग्रीकल्चर कमोडिटी, जिसको कि हम इंपोर्ट करते हो। अब यहां पर हम सोयाबीन को ना इंपोर्ट करके क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, सोया मील। इसके अलावा जो सोयाबीन का जो तेल आता है, सोया ऑयल, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोविजन के अंदर अवेल्ड है। पर अगर आप यहां पर हम बात करें तो सोया मील जो है वो इसलिए इंपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि जो पोल्ट्री फार्म में आप देखो कि जो मुर्गियां होती हैं, जो भी आप कह सकते हैं चिक्स जो होते हैं, उनको आप मतलब पालते हो, तो उनके लिए आपको उनकी फोडर के लिए रिक्वायरमेंट होती है। वहां पर सोया मील एक अपने आप में हेल्पफुल होता है। तो उसमें अभी सोया मील जो है ये महंगा पड़ रहा है इंडिया में, एक मतलब 110 रुपए किलो के लगभग पड़ रहा है, जबकि इंपोर्ट कर लेंगे तो ये 40 रुपए किलो के लगभग पड़ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, पोल्ट्री फार्म में जो भी इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स हैं, जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं वहां से, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए अप्रूवल देखो दे दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और साथ में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई दोनों के द्वारा। इसमें 15 लाख टन जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील को अभी इंपोर्ट किया जाएगा। मेन वजह क्या है, कंट्री के पोल्ट्री इंडस्ट्री को हमें रिवाइवल देने के लिए। जीएम सोयाबीन, अब सोया जेनेटिकली मॉडिफाइड आप जानते होंगे कि जब कभी भी हम कभी आप मानो कि हमारी बॉडी की ही बात करें या कोई भी ऐसी एंटिटी लिविंग थिंग, उसके बारे में आप कभी भी स्टडी करते हो तो उनके बारे में आपको उनके जेनेटिक ऑर्डर के बारे में स्टडी करना होता है। जहां पर अगर थोड़ा बहुत भी चेंज ला करके आप किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर दो, डिजीज रेजिलियंस को इंप्रूव कर दो, तो ऐसे में वो क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो गई जिसका आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे हो, राइट। तो ऐसे में सोया मील जो होगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा। पर यहां पर पॉइंट क्या आ जाता है कि जो जीईएसी का फुल फॉर्म हो जाता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करती है। तो ये कमेटी अप्रूवल देगी तभी जाकर के जीएम या जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो भी क्रॉप प्रोडक्ट होंगे या बायो प्रोडक्ट्स होंगे, लिविंग थिंग्स होंगी, उनको आप इंपोर्ट कर सकते हो या फिर उनके बारे में आप अपना ट्रेड है वो कर सकते हो। पर यहां पर जीएम सोयाबीन आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप इंपोर्ट क्या कर रहे हो, सोया मील। ये एक नॉन लिविंग थिंग में कंसिडर हो गया। अगर आप सोयाबीन इंपोर्ट करते तो वो लिविंग हो जाता, क्योंकि वो बीज होता, वो सीड होता है एक तरीके का। सीड अपने आप में एक लाइफ है, राइट। दूसरी तरफ आप देखो सोया मील,
इसमें क्या हो जाता है कि आपने तेल निकाल लिया, डी ऑयल कर दिया सोयाबीन को, फिर उसके बाद में आप इसको इंपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसे में बोले इसमें जीईएसी की अप्रूवल की भी टेंशन नहीं है। साथ में ये मंगाया क्यों जा रहा है? क्योंकि ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्मर्स एंड ब्रीडर एसोसिएशन के द्वारा ये डिमांड की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सोया मील है ना, वो लगातार महंगा होता चला जा रहा है। जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे यहाँ पर जो सोया मील अवेलेबल हो रहा है वो 110 रुपए किलो के हिसाब से, और अगर इंपोर्ट कर लेंगे तो 40 रुपए किलो के हिसाब से। तो ऐसे में जो शेड्यूल 1 है जीईएसी का, उसके लिए अप्रूवल की टेंशन भी नहीं है, क्योंकि सोया मील क्या है, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूं। 110 रुपए किलो हो चुका है, और अगर इंपोर्ट करते हैं तो 40 रुपए किलो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेन चीजें थी वो हमने देख ली। और यहां पर एक चीज जरूर देखें लास्ट में, जो है कि अभी तक हम जीएम क्रॉप जो इंपोर्ट करते हैं, जीएम क्रॉप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो केवल कॉटन है। इसके अलावा हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी जेनेटिकली मॉडिफाइड, यहां पे सोयाबीन ऑयल की बात करो, सोया ऑयल की बात करो, या सोया मील की बात करो, ये दोनों नॉन लिविंग है। कॉटन सीड क्या हो गया, कॉटन क्रॉप क्या है, ये तो लिविंग है, इसलिए इसके इंपोर्ट के लिए जीईएसी का अप्रूवल लेना पड़ा। तो ये ध्यान रखें, हम केवल कॉटन को ही इंपोर्ट करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के फॉर्म में, बाकी किसी को नहीं करते, ठीक है। आगे चलता है। नेक्स्ट न्यूज है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन करने की बात कर दी है सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 से। और कौन कौन से प्लास्टिक्स को बैन करने की बात की है वो एक बार लिस्ट आप देख लो, क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है। एक तो कटलरी, स्ट्रॉज हो गया, या स्टाइरर्स हो गए, वो हो गए, ईयरबड्स हो गए, बैलून स्टिक्स जो आती हैं, फ्लैग्स जो हैं, झंडे जो आते हैं, वो नॉर्मली प्लास्टिक के बने हुए। आइसक्रीम के अंदर जो आप स्टिक्स यूज़ करते हो, कैंडी स्टिक प्लास्टिक की, वो यूज़ नहीं होगी, अब उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। फिर साथ में जो स्वीट बॉक्सेस, मिठाई के डब्बों को रैप करने की जो फिल्म होती है ना, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, वो सिगरेट पैकेट के ऊपर भी आप देखते हो रैपिंग आती है, या इन्विटेशन कार्ड के ऊपर भी रैपिंग आती है, उन सबको बंद करने की बात की जा रही है। प्लास्टिक या फिर पीवीसी बैनर आप यूज़ करते हो ना, जो भी बोर्ड लगे लगे रहते हैं, उनकी अगर थिकनेस 100 माइक्रोन से कम है तो उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और जो डेकोरेशन में थर्माकोल यूज़ होता है उसको भी बंद करने की बात की जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए बोल दिया है कि अगले साल जुलाई से इसको बैन कर दिया जाएगा, और इसके लिए अप्रूवल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने दे दिया है। और इसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन आप देखो थर्सडे नाइट को ऑलरेडी रिलीज भी हो चुका है, ठीक है, जिसमें कटलरी हो गया, ईयरबड्स हो, ये कैटेगरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें देखो मैन्युफैक्चरिंग हो या इंपोर्ट हो या स्टॉकिंग हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेल हो या फिर यूज़ हो, इन सभी में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बिल्कुल बैन करने की बात की जा रही है। जिसमें पॉलीस्टाइरीन बेस्ड हो या फिर एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन कमोडिटीज़ पे बेस्ड हो, उन सभी को प्रोहिबिट किया जाएगा 1 जुलाई 2020 से। तो ये लाइन आप लिख ही लेना, पॉलीस्टाइरीन हो या फिर एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन कमोडिटीज़ हो, उन सभी को बैन करने की बात की गई है, ठीक है। और कंडीशन क्या होगी वो हमने यहां पर देख ही ली। पॉलीथीन बैग्स, जो आप सब्जी लेने जाते हो या फिर कोई भी कैरी बैग है, उसकी थिकनेस अगर 50 माइक्रोन से कम है ना, तो उसको तो देखो बैन कर दिया जाएगा अभी, जल्दी से जल्दी। और उसके बाद में फिर और ज़्यादा प्रोविज़न किए जाएंगे, जिसमें कि 120 माइक्रोन से भी कम की जो थिकनेस वाली पॉलीथीन होगी उनको बैन कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर माइन्यूट चीज़ें बताई जा रही है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, रैग पिकर्स हैं, आप देखते हो कचरा उठाने वाले जो भी आते हैं, वो क्या देखते हैं, मोटी पॉलीथीन होती है ना, उसको जल्दी से उठा लेते हैं, पतली पॉलीथीन को नहीं उठाते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है, रिसाइकिल नहीं हो पाता, फिर वो पॉल्यूशन क्रिएट कर देती है। फिर सॉइल पॉल्यूशन हो गया, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो गया, और आज देखो आप ओशंस में कितना ज़्यादा प्लास्टिक पड़ा रहता है सिंगल यूज प्लास्टिक के चक्कर में। अगर देखें तो ये शुरुआत है अपने आप में। और जो प्लास्टिक की थिकनेस अगर मोटी हो जाएगी ना, तो उससे क्या हो जाएगा, उनको रैग पिकर्स भी पिक करेंगे और इनका रिसाइकिल भी हो जाएगा ना, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हमें इसका मिलेगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बार बार बताई जा रही है, एक बार आप नज़र जरूर डालो इस पे ढंग से, ओके। जो मेन चीज़ थी वो हमने देख ली, ओके। और इसके संबंधित जो भी प्रोविजन है, एक तो देखो इसमें काम कौन कौन करने वाला है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरा स्टेट पॉल्यूशन बॉडीज, ये दोनों मिलकर साथ में काम करेंगी। और ये जो प्रोविजंस हैं इनके वायलेशन के संबंधित, मतलब आपने बैन कर दिया सिंगल यूज प्लास्टिक को, फिर भी अगर कोई वायलेट करता हुआ दिखाई दिया तो पेनल्टीज अप्लाई करने के प्रोविजंस भी होंगे। और वो पेनल्टीज किस बेसिस पे होगी, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है ना, उसके बेसिस पे। तो ये लास्ट वाला पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे चलते हैं। फिर एक छोटी सी न्यूज है कि ट्विटर के बाद में अब एनसीपीसीआर डिमांड कर रहा है कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी एक बार बैन किया जाए। देखो मुद्दा क्या है वो एक बार जानोगे तब आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखो एपेक्स चाइल्ड राइट बॉडी, एनसीपीसीआर मतलब हो गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उन्होंने
ट्विटर को भी लिखा, अब इंस्टाग्राम को भी उन्होंने लिख दिया है कि राहुल गांधी की एक बार आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल करके देखो। उन्होंने एक फैमिली की फ़ोटो पोस्ट की है और उस फैमिली में 9 साल की एक छोटी बच्ची की फ़ोटो भी है, और उस फोटो में जो 9 साल की बच्ची है ना, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि उसके साथ में रेप हुआ है और मर्डर भी कर दिया गया उस छोटी बच्ची का। तो ये बोले लॉ का वायलेशन है। अब कौन से लॉज का वायलेशन है वो देखो। एक तो है पोक्सो एक्ट 2012 का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट ऑफ 2012, इसका सेक्शन 23 एक तो इस एक्ट का वायलेशन है। दूसरा सेक्शन 74 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना 2015 का, उसका सेक्शन 74 इसका वायलेशन है। इन दोनों सेक्शंस में प्रोविजन क्या किया हुआ है कि किसी भी छोटे बच्चे का जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर उसकी फोटो अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हो और उस सोशल मीडिया पे फोटो शेयर होने के चलते उस बच्चे की आइडेंटिटी, जैसे कि फोटोग्राफ हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फैमिली की डिटेल हो गई, स्कूल हो गई, नेबरहुड हो गई, उनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन रिवील होती है तो वो इन दोनों सेक्शंस का वायलेशन माना जाएगा। और इसी के चलते राहुल गांधी का जो अकाउंट है ट्विटर का भी बैन हुआ, और उसके बाद में अब इंस्टाग्राम का अकाउंट बैन करने की भी बात की जा रही है। तो ऐसे में 3 एक्ट्स हैं, 3 प्रोविजन है। एक तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 74 सेक्शन 23 ऑफ पोक्सो एक्ट और सेक्शन 228 ए ऑफ आईपीसी। बोले इन तीनों के बेसिस पे राहुल गांधी के अकाउंट्स को बैन करने की जरूरत है। यह है मुद्दा। आ गया होगा आपके समझ में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज पे हम आ गए हैं। एक तो यहाँ पे ये छोटा सा बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, कोई बात नहीं अपने ना। बात ये है कि एम्प्टी स्टेडियम्स का फुटबॉल की परफॉर्मेंस पे कितना असर है। देखो सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर क्रिकेट मैच चल रहा है, अब इंडिया की क्राउड ही वहां पर नहीं होगी और वहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो रहा है, राइट। तो उस केस में इंडिया को इंडिया जैसा फील कब होगा? क्या वो स्टेडियम में या इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन होने से हो जाएगा, यहाँ वहाँ या वहाँ पर जो लोग बैठे रहेंगे और वो इंडिया की टीम को प्रेज करेंगे कि इंडियन बॉलर ने विकेट लिया तो उनके लिए वाह वाह बहुत बढ़िया तालियां बजेगी, इंडिया इंडिया करके फिर वहाँ पर ज़बरदस्त स्लोगन बोले जाएंगे, तो उसका असर पड़ेगा। तो ये है मेन मुद्दा कि जैसे ही स्टैंड्स एम्प्टी स्टेडियम्स रहे ना, तो वहां पर होम टीम की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को मिली। लगभग होम एडवांटेज आधा पड़ गया है। ठीक है, ये एक रिसर्च कह रही है, ये मेन बात, और ज्यादा कुछ काम की नहीं है। आगे चलते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश में अभी जो एसटी की लिस्ट है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट, उसको देखो चेंज किया गया है। उसमें क्या क्या चेंज किया गया है वो देख लेते हैं पहले, फिर उसके फायदे नुकसान दोनों देखेंगे। नंबर 1 कि 1950 का जो ऑर्डर चल रहा था ना अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स से संबंधित, जो लिस्टिंग थी पूरी कि कौन कौन सी ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो उन लिस्ट में जो नाम थे ना, उन नामों को करेक्ट किया गया है। करेक्ट क्यों किया गया है? क्योंकि 1950 में जो नाम थे ना, वो नाम अंग्रेजों के द्वारा दिए हुए नाम थे। अब आप एक बार सोचो कि जो कम्युनिटी अपने आप को मिश्मी कामन बोल रही है, एक बार समझो आप, मिश्मी कामन बोल रही है, दूसरी कम्युनिटी अपने आप को ताराओन बोल रही है, और उनको आप कंबाइन करके मिश्मी के नाम से ही जानते हो, तो ऐसे में तारोन वालों को भी प्रॉब्लम होगी कि नहीं, और कामन वालों को भी प्रॉब्लम होगी कि नहीं, कि भाई हमारी आइडेंटिटी, एक्चुअल में हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो उसी चीज को करेक्ट किया गया है। ठीक है, करेक्शन में क्या किया है? सबसे पहले अबोर ट्राइब, इस नाम को डिलीट कर दिया है और इसकी जगह क्या कर दिया गया है? आदि करके ट्राइब का नाम रख दिया गया है, क्योंकि आदि और अबोर दोनों एक ही कम्युनिटी के नाम है, तो इसमें क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन हो रहा था, तो अबोर नाम हटा दिया है, नंबर 1। नंबर 2 खाम्पती, इस नाम को करेक्ट करके अब ताई काम्पती कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि खाम्पती में भी पर्टिकुलर कौन सी है जो अरुणाचल प्रदेश में रिजाइड कर रही है वो नाम। मिसमी में पहले लिख दिया जाता मिसमी ब्रैकेट में इदू और तारून, अब इसको भी करेक्ट किया है। मिसमी में एक कामन हो गई जिसको मीजू मिसमी भी बोला जाता है, इदू मिसमी हो गई, एक तारोन मिसमी हो गई जिसको दिगारो मिसमी बोला जाता है। ये अलग अलग 3 नाम कर दिए गए हैं। मिसमी पहले एक था, अब अलग अलग कर दिए हैं। ऐसे ही मोम्बा, इसको भी अब रिप्लेस कर दिया गया है नए 4 नामों से, जिसमें एक तो मोम्पा, एक मेम्बा, एक सारतंग और एक साजोलांग, ये या मिजी भी बोलते हैं जिनको। तो यहां पे क्या था? एक नाम दे दिया। अब वही बात है, अंग्रेजों का काल था, अंग्रेजों के टाइम पे तो क्या था आपको पता है कि उन्होंने जो बोल दिया, अरे छोड़ो इस एरिया में रहता है, इनको एक साथ एक नाम से ही बोल दो, पर एक्चुअल में उनकी आइडेंटिटी तो खत्म हो ही रही थी ना वो। इसी तरीके से नागा ट्राइब के लिए वर्ड यूज होता था एनी नागा ट्राइब। अंग्रेजों का जो हमने ऑर्डर कंटिन्यू किया था ना 1950 में, उसमें क्या लिखा था? एनी नागा ट्राइब। एनी कौन सी भाई? अब उसको करेक्ट किया है। नागा ट्राइब्स में नोक्ते, तांगशा, तुत्सा और वांगचू,
ये अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं 4 सेगमेंट्स में नागा ट्राइब को, जो अरुणाचल प्रदेश में रहती है। तो ये चेंजेस लाए गए हैं। अब चेंजेस कैसे लाए गए हैं वो जान लेते हैं। देखो, यूनियन कैबिनेट ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है अमेंडमेंट के लिए। किसके लिए? कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश पार्लियामेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश में, उनके नामों के लिए, जो हमने देख लिया। और पार्लियामेंट ने पिछले हफ्ते इसको अप्रूवल भी दे दिया है। और इस अप्रूवल को क्या बोला गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। और इसके तहत जो किया गया है वो हमने देख लिया पहले। इसमें क्या किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जो भी ट्राइब्स हैं उनके लिए द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 है, उसको चेंज किया गया है। और चेंज क्या किया गया है वो हमने देख लिया। इससे फायदा क्या होगा कि नॉमेनक्लेचर से देखो, वहां की जो लोकल एथनिसिटी है ना, उनको आइडेंटिटी मिलेगी। और वही तो एक डिमांड होती है हर किसी की, ठीक है। बाकी यहाँ पर वहाँ के लोगों के द्वारा वेलकम किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, कि हमें वो हमारी खुद की आइडेंटिटी मिल रही है। एक अम्ब्रेला टर्म में हमें छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही। हमारी एथनिसिटी, हमारी कल्चर, हमारी जोग्राफिकल लोकेशन, इनको कहीं पर भी सप्रेस नहीं किया जा रहा। ऑब्जेक्शन की बात है, ऑपोजिशन, तो वो केवल एक जगह से आ सकता है, वो है NSCN-IM, जो कि ग्रेटर नागालिम नाम से अलग से एक सेपरेट कंट्री या फिर सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं। ग्रेटर नागालिम का मतलब हो गया कि नागालैंड तो हो गया जहां पर नागा ट्राइब रहती है, साथ में नागालैंड के साथ में 3 स्टेट्स की बॉर्डर और कनेक्ट होती है। एक तो अरुणाचल प्रदेश है, एक असम है, एक मणिपुर है। वहां पर जो नागालैंड ट्राइब, नागा ट्राइब रहती है, बोलो इन सबको कंबाइन करके एक ग्रेटर नागालिम करके हम अलग से स्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बाकी सबको खुशी है इस चीज को लेकर के, क्योंकि नागा ट्राइब पहले क्या थी? एनी नागा ट्राइब थी ना। अब क्या कर दिया है? वांगचू, तुत्सा, तांगसे और नोक्ते, ये 3-4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये NSCN-IM ये ग्रुप है जो नागा सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ठीक है। वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, बाकी और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे भार्गवा, उन्होंने ये कहा है कि अभी सही टाइम नहीं आया है एमिशन रेगुलेशंस को, कि नेक्स्ट स्टेज को अगर हम इंप्लीमेंट करें। बेसिकली आपको पता है कि भारत स्टेज 6 अभी इंप्लीमेंट हो रही है। नए जो व्हीकल जो भी बन रहे हैं ना, वो भारत स्टेज 6 में अभी ऑपरेट हो रहे हैं। तो आपके लिए टास्क आ गई है कि भारत स्टेज के बारे में आप थोड़ा सा रीड आउट करोगे, ठीक है। और इन स्टेजेस का मतलब क्या है, कहाँ से हम इंस्पायर्ड है। यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड जो हैं, यूरो स्टैंडर्ड, उन्हीं से हम इंस्पायर्ड है। जिससे क्या होगा कि इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज की जाए और पॉल्यूशन को कम किया जाए। तो ऐसे में जो अभी ये जो मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन है ना, RC भार्गव, उन्होंने ये कहा कि कैफे का जो नया स्टेज है उसको अभी इंप्लीमेंट करने का सही टाइम नहीं है। कैफे क्या है, बस ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, कि व्हीकल की एफिशिएंसी जो है फ्यूल की, उसको और इंप्रूव करें। तो उसके लिए बोला सही टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर ऑटो सेक्टर में डिमांड बहुत कम है। तो ऐसे में नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो ये, कैफे स्टेजेस या कैफे नॉर्म्स रिसेंटली न्यूज में थे, किससे संबंधित हैं? ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, इसलिए ये न्यूज यहां पे उठाई है। RBI ने अपनी तरफ से कर्नाला नागरी सहकारी बैंक, जो कि महाराष्ट्र का था, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। वजह कि बोला उनके पास में जितना रिजर्व पैसा होना चाहिए ना, वो पैसा नहीं है। तो ऐसे में बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो लोगों के पैसे भी तो डिपॉजिटेड है ना। अब आपको हम पिछले आर्टिकल्स में, पिछले डिस्कशंस में डिटेल में देखा था कि जो कुछ भी हम डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, उनके लिए एक इंश्योरेंस कंपनी काम करती है, जो कि RBI की सब्सिडियरी है, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। उसके तहत मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। तो ऐसे में ये जो बैंक है ना, जिसका अभी लाइसेंस खत्म हुआ है, कर्नाली नागरी सहकारी, ठीक है, नगरी सहकारी बैंक, ठीक है, तो इसमें 95% जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा रिडीम हो जाएगा। और बाकी मैक्सिमम कितना हो सकता है एक इंडिविजुअल के अकाउंट से, वो 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। बाकी और बैंकों के ऊपर भी पेनल्टी लगाई है, जैसे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, और ये सारी चीजें हैं। इतना कुछ काम का है नहीं। ओके, अब नजर डाल लेते हैं जो स्पोर्ट्स वाली न्यूज है उस पर। सिंपल सी बात है कि इंडियन कैडेट्स जूनियर आर्चर्स जो हैं, तीरंदाज, वो लगभग ये है कि हाँ 10 मेडल्स तो अपना अश्योर्ड ही है, ठीक है। और वो जो जूनियर मेडल के जो मेन बंदे हैं ना, उनके नाम आपको रखने हैं। एक तो पार्थ सलुंखे, एक है आदित्य चौधरी, एक है धीरज बोमा देवरा, ठीक है। तो अभी बेसिकली ये वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, ठीक है, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, बाकी चीज़ें एक बार आप खुद से नज़र डाल लेना। अब चलते हैं राजस्थान की न्यूज़ पे। राजस्थान की न्यूज़ में सबसे पहली है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने यह कहा है कि 100 करोड़ रुपए का हम अप्रूवल दे रहे हैं भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए। देखो, भिवाड़ी अलवर में लोकेटेड है।
और अलवर जो है वो एनसीआर वाले रीजन में आ जाता है। तो वहां पर जैसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो उसको मॉडल के तौर पे बनाया जाएगा, जिससे कि दूसरे जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पर भी डेवलपमेंट किया जाए। तो एक तो ये बताया जा रहा है, ठीक है। और वहीं पर जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है, उसका भी इन्फ्लुएंस रहेगा, दिल्ली के क्लोज में आ जाता है ये, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है मेन तो, ठीक है। दूसरी जो न्यूज़ है राजस्थान से रिलेटेड वो आप देखो यहाँ पर कि मदरसा बोर्ड एक्ट को स्क्रैप करने के बाद में अभी राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया गया है कि आपने मदरसा को, इससे संबंधित जो एक्ट है उसको स्क्रैप क्यों होने दिया। देखो मुद्दा क्या है कि मदरसा बोर्ड एक्ट 2020 था, उसको अबॉलिश कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर सेक्युलर आइडियोलॉजी के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो इस तरीके से आप माइनॉरिटीज़ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अगर आप खत्म करते हो तो ये तो सेक्युलर रिपब्लिक का आइडिया है वो खत्म हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, स्क्रैप करने के पीछे वजह क्या थी? कल परसों हमने देखा था एनसीपीसीआर, ठीक है, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बोलो उनको भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अच्छे से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसके तहत एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को देने की बात की जा रही है, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए आपने फंडामेंटल राइट क्रिएट कर रखा है कि हाँ जी 6 से 14 साल तक के बच्चों को आप फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अवेल कराओगे। तो उसके लिए मदरसाज और ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर अगर बच्चे फ्री में एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर उनको सरकार के द्वारा जो आप पैसा अवेल करा रहे हो उनका फायदा कहां हो रहा है? सरकार का काम क्या है, स्टेट का काम क्या है कि हर किसी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट हो, नहीं तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा। तो वैसे तो अभी फिलहाल तो सेक्युलर पॉइंट को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जिनका नाम मैं बता देता हूं, यहां पर आप देख सकते हो, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट इंद्रजीत महांती और उनके साथ में जस्टिस विनीत कुमार माथुर, इन दोनों ने मिलकर के ये कहा कि भाई आप इस चीज को क्लियर करो, मदरसा बोर्ड का जो एक्ट आपको उसको कैसे स्क्रैप किया, नंबर 1। नंबर 2, सीबीएसई और आरबीएसई को भी इन्होंने ये बोला है कि आप जवाब दो क्यों स्क्रैप होने दिया, ठीक है, इस एक्ट को। तो देखो डिस्कशन में इतना ही था, वीडियो बहुत लेंथी हो गया, मेन बातें हमने पूरी कवर कर ली है, बाकी आपको न्यूज़पेपर कल सुबह मिल ही जाएगा, देख लेना आप। थैंक यू।